और चलिए लंच टाइम की शुरुआत करते हैं। जम्मू कश्मीर के डोडा में आतंक के खिलाफ प्रहार लगातार जारी है। सेना और सुरक्षा बल डोडा में आतंकियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। सोमवार शाम को यह एनकाउंटर उस वक्त शुरू हुआ जब राष्ट्रीय राइफल्स और जम्मू कश्मीर पुलिस ने डोडा से करीब 55 किलोमीटर की दूरी पर डेसा के जंगल में आतंकियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन शुरू किया। तभी आतंकियों ने गोलीबारी भी शुरू कर दी और भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन सुरक्षा बलों की कार्रवाई जारी रही और अब भी जारी है। इस बीच आतंकियों की जल्द से जल्द धरपकड़ के लिए ग्राउंड जीरो पर स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के जवान भी पहुंच चुके हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं हथियारों से लैस जवान आतंकियों के खिलाफ मोर्चा संभालने के लिए घने जंगल की तरफ कूच कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में आतंकियों की धरपकड़ के लिए सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। आतंकी घने जंगलों में छिपे हैं, लिहाजा जमीन से लेकर आसमान से भी आतंकियों की घेराबंदी की जा रही है। हेलीकॉप्टर से सेना आतंकियों की तलाश कर रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना के जवान ऑपरेशन में जुटे हैं। माना जा रहा है कि 2 से 3 आतंकी घने जंगलों में छिपे हैं। अतिरिक्त सैनिकों को डोडा में मुठभेड़ क्षेत्र में भेजा गया है। पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। डोडा हाईवे को भी पूरी तरह से हाई अलर्ट मोड पर कर दिया गया है। सुरक्षा बल पूरे इलाके में निगरानी बनाए हुए हैं। इसके साथ ही हर आने जाने वाली गाड़ी की चेकिंग की जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये मुठभेड़ तब हुई जब राष्ट्रीय राइफल्स और जम्मू कश्मीर पुलिस ने सोमवार देर शाम डोडा शहर से करीब 55 किलोमीटर दूर डेसा वन क्षेत्र में धारी गोटे उरार बागी में एक संयुक्त तलाशी अभियान शुरू किया। थोड़ी देर की गोलीबारी के बाद आतंकवादियों ने भागने की कोशिश की। जवानों ने उनका पीछा किया। घने जंगल की वजह से आतंकी सुरक्षा बलों को चकमा देते रहे। सोमवार रात 9 बजे के आसपास जंगल में एक और मुठभेड़ हुई। इसमें 5 जवान गंभीर रूप से जख्मी हुए, जिन्होंने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। देर रात से ही एक गहन तलाशी अभियान चल रहा है। इस पूरे जंगल के क्षेत्र को खंगाला जा रहा है और प्राथमिकता यही है कि उन कायर आतंकवादियों को ढूंढा जाए और उन आतंकियों को जल्द से जल्द ढेर कर दिया जाए। यहाँ पर अगर हम इस क्षेत्र का आप भूगोल देखें तो काफी ये दुर्गम स्थान है, ऊंचे पहाड़ हैं, घने जंगल हैं और ये जो क्षेत्र है घने जंगलों से घिरा हुआ है और यहाँ पर आतंकवाद विरोधक अभियान चलाना कोई सरल कार्य नहीं है, काफी जटिल कार्य है। इसीलिए सुरक्षा बल जो है फूक फूक कर कदम आगे बढ़ा रहे हैं। चाहे भारतीय सेना हो, जम्मू कश्मीर पुलिस के पुलिसकर्मी हो, गहन अभियान चल रहा है। यहाँ संयुक्त आतंकवाद विरोधक अभियान चल रहा है और प्राथमिकता यही है कि आतंकवादियों को जल्द से जल्द ढेर कर दिया जाए। लेकिन ये यहाँ पर अगर हम देखें तो जम्मू संभाग के जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, चाहे डोडा हो, किश्तवाड़ हो, राजौरी हो, पुंछ हो या कठुआ के भी जो पहाड़ी क्षेत्र है, वहां पर आतंकवादी गतिविधियां बढ़ चुकी हैं। और जो जानकारी सूत्रों के हवाले से मिल रही है कि ये जो पहाड़ी क्षेत्र है यहाँ पर जम्मू संभाग में, यहाँ पर आतंकवादी भारी संख्या में पहुंचे हुए हैं। और अगर इनकी संख्या बताएं तो सूत्र कहते हैं कि लगभग 40 से 50 के आसपास आतंकवादी डोडा, किश्तवाड़, राजौरी, पुंछ और कठुआ के पहाड़ी क्षेत्रों में छिपे हुए हैं। आतंकियों का अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। इस हमले की जिम्मेदारी कश्मीर टाइगर्स नाम के आतंकी संगठन ने ली है। ये संगठन जैश-ए-मोहम्मद का ही ऑफशूट है, जिसने हाल ही में कठुआ में सेना के काफिले पर हुए हमले की जिम्मेदारी ली थी। पिछले कुछ हफ्तों से जम्मू क्षेत्र में कई स्थानों पर हुए आतंकी हमलों के बाद सुरक्षा बल हाई अलर्ट पर हैं। पिछले 3 वर्षों से एक पैटर्न दिख रहा है कि कश्मीर घाटी से हटकर अब आतंकवादी अपना जो फोकस है जम्मू संभाग पे कर रहे हैं। यानी कि जम्मू संभाग के जो पहाड़ी क्षेत्र हैं इनको फोकस एरिया आतंकवादी बना रहे हैं। दरअसल अनुच्छेद 370 और 35 से हटने के बाद कश्मीर घाटी में आतंकवाद पर प्रहार हुआ, आतंकी इकोसिस्टम पर कड़ा प्रहार हुआ और आतंकवादियों के जो बड़े बड़े कमांडर थे उनको ढेर कर दिया गया। सुरक्षा बलों को भारी सफलता मिली कश्मीर घाटी में और उसके अच्छे परिणाम भी मिले। कश्मीर घाटी में जो कानून व्यवस्था की स्थिति है उसमें काफी सुधार आया, लेकिन इससे पाकिस्तान बौखला गया, आतंकवादी बौखला गए। इसलिए उन्होंने अपना जो है अब केंद्र बिंदु बदल दिया और जम्मू संभाग को अब चुन रहे हैं आतंकवादी और यहाँ के पहाड़ी क्षेत्रों में
हमले कर रहे हैं। यहाँ का भूगोल आतंकवादियों को सूट करता है, यहाँ का जो क्षेत्र है ये जंगली इलाका ये उनको सूट करता है, क्योंकि 90 के दशक में और 2000 के दशक के शुरुआती वर्षों में ये जो पहाड़ी क्षेत्र है जम्मू संभाग के, ये काफी ज्यादा आतंकवाद से ग्रस्त थे कश्मीर घाटी की तरह। लेकिन सुरक्षा बलों के अथक प्रयासों से ये क्षेत्र जो है पहाड़ी क्षेत्र जम्मू संभाग का, ये आतंकवाद मुक्त हो गया और अब आतंक अपना सिर जो है एक बार फिर इन पहाड़ी क्षेत्रों में उठा रहा है। जम्मू डिवीजन के डोडा में 34 दिन में ये 5वां एनकाउंटर है। इससे पहले 9 जुलाई को एनकाउंटर हुआ था। यहाँ 26 जून को एक हमला और 12 जून को 2 हमले हुए थे। सभी हमलों के बाद मुठभेड़ हुई थी। 14 जुलाई को भारतीय सेना ने कुपवाड़ा जिले में नियंत्रण रेखा पर घुसपैठ की कोशिश को नाकाम करते हुए 3 आतंकवादियों को मार गिराया था। जम्मू कश्मीर में इन दिनों अमरनाथ यात्रा भी चल रही है, लिहाजा सेना और सुरक्षा बलों ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। डोडा से सुनील भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। हाल ही के दिनों में आतंकी वारदातें कश्मीर से शिफ्ट होकर जम्मू संभाग में खबरें आने लगी हैं। आखिर क्या है इसकी वजह और ऐसी घटनाओं के पीछे पाकिस्तान का क्या रोल है, आइए जानते हैं रक्षा विशेषज्ञ से। डोडा का इलाका है जो जम्मू डिवीजन का इलाका है, पिछले 20-25 सालों से काफी शांत था और पिछले ही 2-3 महीनों में एकदम एक्टिव हो गया है। कठुआ में इंसिडेंट हुए, रजौरी में हुए, रियासी में हुए, अब डोडा में दूसरा इस तरह का हादसा हो रहा है। तो ये इलाके जो हैं, हम लोगों ने ये नहीं सोचना चाहिए कि सब कुछ शांत है। ये इलाका दोबारा पाकिस्तान इसको इसलिए मैं कहूँगा एक्टिव करने की कोशिश कर रहा है क्योंकि पाकिस्तान को कोई सक्सेस वैली में नहीं मिल रहा है और कश्मीर घाटी के अंदर भी अब लोगों को इस बात का एहसास हो गया है कि जो है डेवलपमेंट के ऊपर जितना सरकार जोर दे रही है, अच्छे रास्ते बन रहे हैं, टूरिस्ट 2 करोड़ से ज़्यादा टूरिस्ट जा रहे हैं और वहाँ पे जिस प्रकार से इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है उसको देखते हुए कश्मीर घाटी में अब शायद लोगों को इस बात का एहसास हुआ है कि मिलिटेंसी से, टेररिज्म से उसको कुछ मिलने वाला नहीं और पाकिस्तान को भी जो सफलता जो चाहता है वो घाटी में नहीं मिल रही है। और ये जो इलाके हैं और ख़ासकर अब जब मौसम ख़राब है, बारिश हो रही है, इलाका बहुत घना जंगल का इलाका है, बहुत सारे उस पर हाइडआउट्स हैं और लोकल सपोर्ट जो बीच में हम कुछ भी कहें, हमारे बीच में भी ऐसे गद्दार लोग हैं, OGWs हैं जो इनके सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं तो मुझे नहीं लगता है जैसे मछली पानी के बिना रह नहीं सकती, वैसे ही ये जो उग्रवादी हैं ये बगैर लोकल सपोर्ट के जी नहीं सकते। तो ये जो उनको सपोर्ट मिल रहा है वो नहीं मिलना चाहिए, जिसके लिए हम लोगों को अपने आंख और कान का जबरदस्त इस्तेमाल करना चाहिए। ह्यूमन इंटेलिजेंस को दोबारा रीएक्टिवेट करना चाहिए। होगा, ऐसे नहीं कि नहीं होगा, पर हमको और ज्यादा जोर देना पड़ेगा। जुलाई के इस महीने में कुदरत ने आसमान से चुनौती पेश कर दी है। पहाड़ों में लैंडस्लाइड हो रहे हैं, मैदानी इलाकों में बेतहाशा बारिश लोगों को परेशान कर रही है। इस मुश्किल वक्त में लोग हौसले से कुदरत की इस चुनौती का सामना भी कर रहे हैं। देश के अलग अलग इलाकों से रेस्क्यू की हैरत अंगेज तस्वीरें आ रही हैं। नासिक के अंजनेरी फोर्ट में घूमने गए सैलानी तालाब में फंसे तो लोगों ने हौसले और एकजुटता की अनोखी सी मिसाल पेश की। सभी ने एक दूसरे का हाथ थामकर एक ह्यूमन चेन बनाई, सैलाब के बीच से जिंदगी को सही सलामत निकाल लिया। रेस्क्यू की ऐसी ही तस्वीर उत्तरकाशी से भी आई। भरूच में तो पानी के बहाव से बचने के लिए एक शख्स पेड़ पर चढ़ गया। कोटद्वार हाईवे पर फंसी एक कार को निकालने के लिए आसमान के नीचे जो हालात दिखाई दिए उससे लोग एकजुट हुए, एक दूसरे की जान बचाई और सैलाब के बीच फंसी हुई कार को किस तरह से बाहर निकाला वो भी तस्वीरें आपके सामने। तो बाढ़, बारिश और रेस्क्यू की ये भयावह तस्वीरें जहां पर लोगों ने एक दूसरे की किस तरह से जान बचाई वो आप देख सकते हैं। उत्तर भारत के तमाम राज्यों में इन दिनों बेतहाशा बारिश हो रही है। जोरदार बारिश से कहीं रास्ते दरिया में तब्दील हो गए हैं तो कहीं घरों में पानी भर गया है। हिमाचल और उत्तराखंड में खराब मौसम को देखते हुए एहतियात बरतने के निर्देश दिए गए हैं। साथी हाथ बढ़ाना, मिलकर एक दूसरे का हाथ थामकर आगे बढ़ना। नासिक के अंजनेरी किले पर सैलाब की धार से जद्दोजहद करते हुए नीचे उतरते लोगों के मन में शायद यही चल रहा होगा। ये तस्वीर मुसीबत से निकलने के लिए लोगों के जज्बे और हौसले की कहानी कह रही है। यहाँ पर रविवार को तेज बारिश के बाद अचानक बढ़े जल प्रवाह के बीच फंसे सैकड़ों लोगों के लिए
न तो आगे बढ़ना मुमकिन था और न ही पीछे लौटना। जोरदार बारिश के बाद मुसीबत का ऐसा दरिया बहा जिसे पार कर पाना आसान नहीं था, लेकिन लोगों का हौसला बरकरार रहा और समय पर वन विभाग की टीम भी पहुंच गई, जिससे तमाम लोगों का रेस्क्यू किया जा सका। हालांकि इस काम में कई घंटे लग गए। कुछ लोग ऊपर गए थे पहाड़ पे जाने के बाद बारिश अचानक बढ़ने से वहाँ की जो सीढ़ियाँ हैं वहाँ से पानी जोरों से बहने लगा और उन जो लोग ऊपर गए थे उनको नीचे आने में मुश्किल होने लगी। तो ऐसे वक्त पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को कॉल हुआ और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम वहाँ पे गई और उन्होंने सभी लोगों को वहाँ से सही सलामत रेस्क्यू कर दिया। तकरीबन 200 से 300 लोग छुट्टी के दिन अंजनेरी किले पर मौज मस्ती करने पहुंचे थे, लेकिन मौसम की बदली चाल ने इनके लुत्फ में खलल डाल दिया। प्रशासन और वन विभाग ने अब लोगों को आगाह किया है कि खराब मौसम में वो किले पर जाने से परहेज करें। जब भी बारिश ज्यादा रहती है तो वन विभाग की तरफ से लोगों को सूचना दी जाती है कि आप ऊपर ना जाए। ऐसे वक्त पे आप डिपार्टमेंट कोऑपरेशन चाहता है और जब लोग कहते हैं डिपार्टमेंट के लोग कहते हैं कि ऊपर ना जाए, तब लोगों की सुनना चाहिए। ये नहीं कि हम बहुत दूर से आए, हमको जाने दीजिए। महाराष्ट्र में मानसून के बादल खूब बरस रहे हैं। अमरावती की दरियापुर तहसील में भी कुछ ऐसा ही हाल दिखा। लगातार बारिश के बाद पानी का बहाव अचानक तेज हुआ तो खेतों में काम करने गए ये मजदूर बाढ़ में फंस गए। 5 से 6 घंटे तक ये बाढ़ के बीच फंसे रहे। जब पानी का बहाव कम हुआ तब ये मजदूर वहां से निकल पाए। सैलाब के बीच एक युवक के रेस्क्यू की तस्वीर गुजरात के भरूच से भी आई है। भरूच के नेत्रंग तहसील के मोरिनिया गांव में पानी के तेज बहाव के बीच फंसे युवक ने पानी से बचने के लिए पेड़ का सहारा लिया। प्रशासन के लोगों तक खबर पहुंची तो कई घंटे कड़ी मशक्कत के बाद उसे बचाने में कामयाबी मिली। वहीं गुजरात के नर्मदा में हाल ये है कि यहाँ का लाछरस गांव मूसलाधार बारिश के पानी के चलते दरिया में तब्दील हो चुका है। बारिश के चलते सड़कों को भी नुकसान हुआ है। वहीं कई इलाकों में कमर से ऊपर या गर्दन तक भी पानी है। जिसमें तैरते हुए लोग जिंदगी की नैया पार लगा रहे हैं। हालांकि कुछ इलाकों में पानी उतरने से राहत की उम्मीद बढ़ी है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि गांव का जो ये मंदिर है, मंदिर के ऊपर तक पानी है चढ़ गया था। अभी धीरे धीरे पानी नीचे आ रहा है, लेकिन आप देख रहे हैं कि स्थिति वैसी की वैसी है। पानी यहाँ से बाहर नहीं निकल नहीं सकता। इसकी वजह से लोगों को काफी मुश्किल का सामना करना पड़ा है। राजस्थान के धौलपुर जिले में इंद्र देवता की मेहरबानी से अच्छी बारिश हुई है। इसके चलते शहर की सड़कें और गलियां जलमग्न हैं। लिहाजा लोगों को परेशानी तो है, लेकिन जिंदगी थमती नहीं दिखती। बारिश की वजह से जलभराव के बावजूद लोगों का कामकाज बदस्तूर जारी है। बच्चे स्कूल जा रहे हैं और बाजारों में भीड़ में भी कमी नहीं है, क्योंकि ऐसा लग रहा है लोग मना रहे हैं कि बारिश का मौसम है तो फिर दिक्कतों से क्या डरना। कुछ ऐसा ही हाल राजस्थान के करौली जिले में देखने को मिल रहा है। जोरदार बारिश के कारण सड़कें लबालब हैं, तो लोग खुद ही नाली साफ करने और पानी की निकासी का रास्ता बनाने के प्रयास में जुटे दिखते हैं। प्रशासन को भले ही हालात की चिंता न हो, लेकिन आम लोगों को अपनी फिक्र है, तो वो हालात से निपटने के लिए खुद राह बनाने में जुटे हैं। उधर हिमाचल प्रदेश में तेज बारिश के अलर्ट और खराब मौसम की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने एडवेंचरस एक्टिविटीज पर रोक लगा दी है। साथ ही प्रशासन की ओर से एहतियात बरतते हुए सैलानियों को नदी किनारे जाने से आगाह किया जा रहा है। नदी किनारे कैफे और रेस्टोरेंट चलाने वालों को भी निर्देश दिया गया है कि वो नदी किनारे सैलानियों को बैठाने और खाने पीने के इंतजाम न करें।
चूंकि बरसात का मौसम जो शुरू हो गया है, इसलिए 15 जुलाई से लेकर 15 सितंबर तक जो साहसिक गतिविधियां हैं, चाहे वो पैराग्लाइडिंग हो, रिवर राफ्टिंग हो, रिवर क्रॉसिंग हो, इस तरह की जो भी गतिविधियां हैं वो पूर्णतः बंद रहेंगी। हमने कुछ स्थान जो है वो चिन्हित किए हैं जहां से जो है खतरा ज्यादा है या पर्यटक आसानी से नदी नालों के किनारे जा सकते हैं। ऐसे स्थानों पर जो है हम लोग बोर्ड्स जो है वो हमारे बोर्ड्स तैयार हो गए, एक आध दिन में बोर्ड्स वो लग भी जाएंगे। वहीं भारी बारिश की चेतावनी को देखते हुए उत्तराखंड में अब कांवड़ियों या सैलानियों को गंगा जल के लिए गंगोत्री से गोमुख जाने पर रोक लगा दी गई है। उन्हें गंगोत्री से ही गंगा जल भरना होगा। जो हमारा गंगोत्री से गौमुख पैदल मार्ग है, जिसमें पार्क प्रशासन द्वारा अवगत कराया गया था कि वहाँ पर एक जो पुलियाएं हैं, जो लकड़ी की बनाई जाती हैं अस्थायी पुलियाएं, वो बह गई थी, जिनको देखते हुए एहतियातन वहाँ पे लोगों को नहीं जाने दिया जा रहा है गौमुख क्षेत्र में। तो गौमुख में जो पैदल जाते हैं जो लोग चल लेंगे, उनको अभी रोका गया है सुरक्षा के दृष्टिया। गंगोत्री से गोमुख तक की पैदल यात्रा 18 किलोमीटर की है। सावन के महीने में गंगोत्री धाम और गोमुख हर साल कांवड़ियों से गुलजार रहता है, लेकिन इस बार खतरे की आशंका को देखते हुए प्रशासन खास एहतियात बरत रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, यूपी के कई इलाकों में बारिश की वजह से नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। नदी का पानी अब रिहायशी इलाकों तक पहुंच गया है। कुछ गांवों में तो पानी कई फीट तक जमा हो गया है। देखिए हरदोई से हमारे सहयोगी आशीष की ये खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में बाढ़ के हालात से जीवन बिल्कुल भी अब लोगों का पटरी पर नहीं है और ऐसे हालात में इस समय हम मौजूद हैं हरदोई जिले में। और हरदोई जिले में बाढ़ ने अपने पूरे कई गांवों को, तकरीबन 1 दर्जन ऐसे गांव हैं जिनको अपने चपेट में ले लिया है। आप जो तस्वीरें देख रहे हैं ये गांव के अंदर की है तस्वीरें, जहां पर आप देखिए कईयों का जो चारा रखा जाता था वो झोपड़ी वो डूब जा चुकी है। इसमें आप देख सकते हैं जो चारा काटने वाली मशीन है वो पूरी तरीके से डूब गई है। ये हालात आप देखिए, ये हालात गांव के हैं और गांव वालों ने अपने आप को बचाने के लिए अब इधर उधर शरण लेना पड़ रहा है, क्योंकि ये सभी गांव वाले अब चाहते हैं इनकी मदद की जाए। लेकिन जो पानी का स्तर है आप देखिए कि गर्दन तक पानी आ गया है और ऐसे में अब इनके लिए बड़ी मुश्किल हो रही है, खाने की भी मुश्किल हो रही है। ऐसे में जो व्यवस्था जानवरों की होती है वो भी मुश्किल हो गई है और कई ऐसी परिस्थितियों के सामने अब इनके सामने आ गई कि अब ये क्या करें, इनको समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि शासन प्रशासन भी मदद ना कर पाने में इनकी कहीं ना कहीं असफल हो रहा है। ये बताइए क्या नाम है आपका? हमारा नाम भैया राम नरेश। राम नरेश, हाँ। तो ये बताइए कि राम नरेश, यहाँ पर जिस जगह पर हम खड़े हैं ये आपकी जगह, यहाँ पर क्या क्या करते थे ये पानी? यहाँ में भैया भूसा भरा था, गल्ला भी भरा था, मशीन भी गड़ी थी, नल भी गड़ा है और ये है सब दुनियादारी था यहाँ। अच्छा, तो सब थे यहाँ। अच्छा, हाँ, गोरू हो रहा, खाना भी बनाते हैं। फिर क्या हुआ सब? अब क्या करें भैया, जब सामान हटा ही ना पड़ा, सब डूब गया। और क्या डूब गया सब। तो कैसे अब रह रहे हैं इस समय इसी पानी में इतना? अब ऊपर रह रहे, ऊपर सड़क पर। हाँ। कोई व्यवस्था की गई, कोई मदद? कोई नहीं मदद हुई यहाँ। अच्छा, कोई न सुनवाई हुई न मदद हुई। ये हर साल पानी आता है कि इस बार आया? हाँ, नहीं हर साल आता, हर साल, मगर आंसू इतना नहीं आता, आंसू बहुत ज्यादा आ गया। बहुत ज्यादा आ गया। तो अब आप लोग कैसे जीवन जिएंगे, क्या करेंगे अब क्या करें, जो आप समझो भैया क्या करें। अच्छा, इसी पानी में रहना पड़ रहा है मजबूरी में? अब मजबूरी में रहना पड़ा। बहुत गंभीर हालात है और सब गांव पीड़ित हो चुका है। इधर उधर रोड पे कोई रह रहा है, कोई इधर उधर जहां ऊंचा स्थान है वहीं रह रहे हैं सारे लोग और इधर उधर परेशानी से गुजर रहा है पूरा गांव। पेड़, भूसा, गल्ला सब जो भी था सब जल सैलाब में बह गया है। पीड़ित पूरा गांव है और मतलब बहुत ज्यादा दिक्कत हो चुकी है गांव में। अरे वो चारे की बहुत बड़ी समस्या आ गई। अब चारा के लिए जानवर भूखे हैं, तड़प रहे हैं, मतलब उनको कुछ भी करके वो जो भी घर में थोड़ा बहुत पक्के मकान में भूसा था वो बचा के रखा है थोड़ा बहुत, उसी से उसका जीवन यापन ऐसे ही मतलब नहीं कहते हैं कि जीवन में मतलब पेट भरने के लिए वही वैसा थोड़ा बहुत हो पाता, ज्यादा कुछ नहीं। सब अस्त व्यस्त हो गया है, अस्त व्यस्त हो चुका है और शासन प्रशासन कोई भी नहीं आया है। जो भी चारा था वो चारा सब चला गया है, सब नुकसान ही नुकसान हो गया है।
और अब आपको ले चलते हैं भगवान जगन्नाथ की नगरी पुरी, जहां जगत के पालनहार भगवान जगन्नाथ भाई बहन के साथ गुंडिचा मंदिर से अपने धाम लौट आए। इस पवित्र यात्रा को बाहुड़ा यात्रा कहते हैं। मंत्रों के जाप और संगीत की ताल पे परंपरा की महायात्रा निकाली गई। इस दौरान पुरी के राजा गजपति महाराज दिव्य सिंह देव ने सोने के झाड़ू से तीनों रथों को साफ भी किया। जय जगन्नाथ के जयकारों और झांझ मजीरों की गूंज के बीच भक्तों का जबरदस्त उत्साह। ये तस्वीरें हैं पुरी में भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा और भगवान जगन्नाथ की बहुड़ा यात्रा के उत्सव की। दरअसल जब भगवान जगन्नाथ अपनी मौसी के घर यानी गुंडीचा मंदिर से अपने निवास की ओर लौटते हैं, उनकी इस वापसी यात्रा को बहुड़ा यात्रा कहा जाता है। लाखों श्रद्धालुओं की मौजूदगी में श्री गुंडीचा मंदिर से भगवान की श्री मंदिर के लिए वापसी यात्रा की शुरुआत हुई। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन हुआ। इस मौके पर पुरी के सांसद सम्मित पात्रा ने भी यात्रा में शामिल होकर भगवान का आशीर्वाद लिया। परंपरा के अनुसार पुरी के राजा गजपति महाराज दिव्य सिंह देव ने तीनों रथों के आगे शेरा पहरा यानी झाड़ू लगाने का अनुष्ठान किया। अब रथों पर सुनाभेशा यानी स्वर्ण पोशाक की रस्म निभाई जाएगी। इस परंपरा में भागीदार बनने के लिए करीब 10 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है। भक्तों के जबरदस्त जोश और उत्साह को देखते हुए प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बड़ी संख्या में पुलिस बल के साथ पूरे शहर में सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। रथ यात्रा संपन्न होने पर भगवान जगन्नाथ अपने मंदिर पहुंच गए हैं। आज यहां भगवान को महाप्रसाद का भोग लगाया गया। महाप्रभु मंदिर तो पहुंच गए हैं, लेकिन 2 दिनों के पारंपरिक अनुष्ठान के बाद भगवान मंदिर में प्रवेश करेंगे। रथ यात्रा संपन्न होने के साथ ही वहां भगवान के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का हुजूम भी उमड़ पड़ा। हमारे सहयोगी अनुपम मिश्रा भी वहां पर मौजूद थे। देखिए उनकी एक खास रिपोर्ट। हम लोग पुरी जगन्नाथ धाम में हैं और यहाँ पर जो तीनों रथ हैं, बलभद्र, सुभद्रा और प्रभु जगन्नाथ के, वो वापस आ चुके हैं। मौसी के घर से घूमकर वापस आ चुके हैं। मंदिर के बाहर उनको फिलहाल रखा गया है। फिलहाल इस वक्त महाप्रसाद का भोग उनको चढ़ाया जा रहा है यहाँ पर, क्योंकि प्रभु इस वक्त बाहर ही हैं और यहाँ पर अभी 1-2 दिन वो बाहर रहेंगे। कुछ रिचुअल्स हैं, कुछ परंपराएं हैं, वो पूरा होने के बाद प्रभु जगन्नाथ, सुभद्रा और बलभद्र तीनों को वापस मंदिर के भीतर ले जाया जाएगा। लेकिन इस दौरान इन्हें देखने के लिए लाखों की संख्या में लोगों की भीड़ यहाँ उमड़ी हुई है। आप मेरे आगे पीछे जहां भी देखेंगे लाखों की संख्या में लोग दिखाई दे रहे हैं और ये जो रिचुअल्स हैं, ये जो परंपराएं हैं, ये लगातार यहाँ पर जारी हैं और प्रभु जगन्नाथ को देखने के लिए सिर्फ देश से ही नहीं, विदेशों से भी लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं। ये सालाना जो रथ यात्रा होती है, इस दौरान सबसे ज्यादा संख्या में पुरी जो भक्त हैं वो आते हैं और उसी की एक वानगी आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। कैमरामैन औरखों के साथ अनुपम मिश्र, GNT, पुरी। और चलिए अब आपको ले चलते हैं कश्मीर के अनंतनाग, जहां कुछ साल पहले तक जीवन बंदूकों के साए में गुजरता था, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। वहां अब कश्मीरियत का रंग फिर से नजर आने लगा है। वहां 34 साल बाद फिर से उमा भगवती मंदिर श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया है। इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया गया। मंदिर के खुलने से इलाके के लोगों में जबरदस्त उत्साह है। घाटी में बंदूक की गोलियों की आवाज नहीं, मंदिरों की घंटियों की गूंज है।
आतंकियों के ध्वस्त किए गए मंदिर फिर से गुलजार हो रहे हैं। ये उत्साह, ये उमंग, ये आवाज घाटी के बदलते वक्त की पहचान है। ये अनंतनाग का उमा भगवती मंदिर है, जिसका द्वार 34 साल बाद भक्तों से गुलजार हुआ है। जीर्णोद्धार के बाद इस मंदिर को खोले जाने से यहाँ के भक्तों में जबरदस्त उत्साह है। हर कोई मां के आंगन में सुख और शांति की कामना लेकर पहुंच रहा है। इस मौके पर स्थानीय लोगों की मंदिर से जुड़ी यादें भी ताजा हो गई। ये मेरा पैतृक गांव है और मैं इस मंदिर से करीब 500 मीटर दूर रहता हूं। तो 1990 तक ये मंदिर एकदम शानदार मंदिर था। यहाँ सुबह 4 बजे प्रार्थनाएं शुरू होती थी, टिल लेट नाइट चलता था। अपनी इस विरासत को बचाने के लिए आसपास के लोगों ने मिलकर सामूहिक प्रयास किया। आर्थिक सहयोग जुटाकर इस मंदिर को दोबारा जीवन दान दिया गया। इस जगह को दोबारा से हम करें तो फिर हम लोगों ने सबने मिलके, पूरे गांव वालों ने मिलके, इस क्षेत्र के लोगों ने मिलके पैसा डोनेट किया और इस मंदिर को आज शानदार तरीके से बनाया। माता के मंदिर के जीर्णोद्धार के साथ यहाँ के लोगों में नई उम्मीद जागी है। यहाँ मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भी इसे लेकर खुशी जाहिर की। कल मैंने सुना कि यहाँ पे इनका बड़ा दिन है ज़ियारत का, मंदिर का। हम तहे दिल से खुश हैं और शुक्र करते हैं कि ये लोग हमारे पास आए। हमारे भाई हैं, मिलजुल के यहाँ पे जिस तरह से पहले माहौल था वही बने। हम इस चीज से बड़े इनका शुक्रगुजार हैं। उम्मीद है माता के मंदिर में फिर से चहल पहल से घाटी में शांति को बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही धार्मिक पर्यटन बढ़ने से आसपास के लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बात जब 7 समंदर पार हिंदुस्तान की हो रही है तो चलिए आपको ले चलते हैं बिहार, जहां का हुनर रूस जैसी महाशक्ति के सर चढ़कर बोल रहा है। मेड इन बिहार शूज अब रशियन आर्मी की शान बढ़ा रहे हैं। हाजीपुर में जूता बनाने वाली यूनिट अब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में खास पहचान हासिल कर रही है और यहां बने जूते यूरोप की मार्केट में ग्राहकों की पहली पसंद बनते जा रहे हैं। इन हुनरमंद दस्तकारों की मेहनत अब अंतर्राष्ट्रीय पहचान हासिल कर रही है। हाजीपुर की इस यूनिट में बन रहे जूते रूसी सेना की शान बन रहे हैं। इतना ही नहीं, यहाँ बनने वाले डिजाइनर शूज यूरोपियन मार्केट में भी तेजी से अपनी पकड़ बनाते जा रहे हैं। 2018 में कॉम्पिटेंस एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड की इस यूनिट की हाजीपुर में शुरुआत हुई थी। इन्हें सेफ्टी शूज बनाने में महारत हासिल है। ये हल्के, मजबूत और एक्सट्रीम वेदर में कारगर जूते बनाते हैं। लिहाजा रशियन आर्मी इनकी प्राइम क्लाइंट है, यानी रूसी सैनिक अब हाजीपुर की इस यूनिट में बने जूते पहनकर मार्च करते हैं, दुश्मन से मोर्चा लेते हैं। रशियन आर्मी का शूज का स्पेशल अलग सा रिक्वायरमेंट है। ये शूज लाइट वेट होना चाहिए और उसका एक स्पेशल रिक्वायरमेंट है। सोल का अलग सा स्पेशल फीचर्स चाहिए, काफी स्लिप रेजिस्टेंस होना चाहिए और वहाँ पर एक्सट्रीम कंडीशन है, लाइक -40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, काफ़ी कोल्ड है। तो वो सब कंडीशन को नज़र करते हुए हम लोग को उस एंगल से सेफ्टी शूज तैयार करना पड़ता है यहाँ पर। बाकी आप बताएंगे किस तरीके से रिस्पांस आ रहा है हमारे यहाँ हाजीपुर, बिहार के हाजीपुर से बना हुआ शूज रशिया में है, कैसा रिस्पांस आ रहा है रशियन साइड से? इट्स ट्रिमेंडस। हम लोग हाजीपुर नहीं, इन इंडिया, ऑल ओवर इंडिया में हम लोग का रशिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर। ये कंपनी बिहार में रोजगार बढ़ाने की दिशा में भी अहम भागीदारी दर्ज करना चाहती है। यहाँ 70% लेडीज स्टाफ काम करता है। व्यापार बढ़ाने के मकसद से इन्हें क्वालिटी मैन पावर की जरूरत है और सरकार से सड़क संचार जैसी बुनियादी सुविधाओं की दरकार भी। यहाँ पर हम लोग मैक्सिमम कोशिश कर रहे हैं कि लेडीज को, वुमेन्स को हम लोग मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट दे और नियरली 70% जो है हम लोग का यहाँ पर लेडीज एम्प्लॉयमेंट हम लोग दिए जा रहे हैं। नियरली अभी हम लोग 300 एम्प्लॉय है, आउट ऑफ 300 70% जो है लेडीज है।
इस यूनिट से जुड़े अधिकारियों का मानना है कि इनका मकसद हाई क्वालिटी शूज तैयार करना है। इसी के दम पर ये यूरोपियन मार्केट में अपनी पहचान बनाने में कामयाब हुए हैं। ये कंपनी इटली, फ्रांस, स्पेन और ब्रिटेन को लग्जरी डिजाइनर या फैशन शूज भी निर्यात करती है। पिछले साल इन्होंने 100 करोड़ के जूते का निर्यात किया था। इनका लक्ष्य अगले साल इसे 50% तक बढ़ाना है। हम लोग लास्ट ईयर जो है नियरली 1.5 मिलियन पेयर्स एक्सपोर्ट किए हैं, तो टर्नओवर वाइज इट इज़ 100 करोड़। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट ईयर सोच रहे एटलीस्ट 50% जंप करने के लिए। जाहिर है यहाँ काम करने वाले दस्तकारों ने अपनी मेहनत और हुनर के दम पर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो रुतबा कायम किया है उसे और मजबूत किए जाने की जरूरत है, ताकि मेड इन बिहार शूज पूरी दुनिया में अव्वल ब्रांड बनकर उभरे और युवा दस्तकारों को रोजगार की सौगात मिले। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। दिल्ली की बात कर लेते हैं। दिल्ली में मोहल्ला बस सेवा का ट्रायल शुरू हो गया है। इसका मकसद उन गली मोहल्लों तक बसों को पहुंचाना है जहां फिलहाल संकरी सड़कों और गलियों की वजह से सामान्य बसें नहीं पहुंच पाती। मोहल्ला बस महज 9 मीटर लंबी है। दिल्ली सरकार का ये दावा है कि इस कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक बस से दिल्ली के लोगों को काफी सहूलियत मिलेगी। तो आज से दिल्ली की सड़कों पे दौड़ेगी मोहल्ला बसें। जी हाँ, मोहल्ला क्लिनिक तो आपने सुना होगा, लेकिन आप जो मेरे पीछे इस वक्त देख रहे हैं ये है दिल्ली की मोहल्ला बस, जो अब दिल्ली की सड़कों पर आज से दौड़ने वाली है। आज से इन बसों का जो है मोहल्ला बसों का ट्रायल शुरू हो गया है और कुल जो इस बस की लंबाई है वो 9 मीटर रखी गई है। 9 मीटर इसलिए ताकि कुछ सड़कें, कुछ जगह ऐसी है जहां पे जो बड़ी डीटीसी की बसें वो पहुंच नहीं पाती है, तो अब उन जगहों पे, उन रास्तों पे ये बस है मोहल्ला बस, अब वो जा सकेगी। आपको एक बार अंदर से हम जरूर टूर देंगे। ये जो पूरी बस है ये 9 मीटर की बस आप देख सकते हैं, जिसमें 25 सीटें दी गई है, जिसमें से 25% जो है 23 सीटें दी गई है, जिसमें से 25% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित है। बाकी की जो सीटें हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे 13% करीब लोग जो है वो स्टैंडिंग पोजीशन में यहाँ खड़े हो पाएंगे। मतलब 13 लोगों की यहाँ खड़े होने की जगह दी गई है। साथ ही साथ जो सुविधा सीएम केजरीवाल की ओर से दी गई थी महिलाओं के लिए की जितनी भी जो बस सेवा जो है वो फ्री रहेगी, वो इसमें भी सेम वैसा ही रहने वाला है। महिलाओं के लिए ये सेवा बिल्कुल मुफ्त रहेगी। और इसका अगर हम किराए की बात करें तो किराया भी लगभग ज्यादा नहीं रहेगा, 10 से 15 रुपए तक ही रहने वाला है। तो ये पूरी इलेक्ट्रिक बस, मोहल्ला बस, जो अब दिल्ली की सड़कों पे अगले महीने से दौड़ने वाली है। हर एक चीज एसी इलेक्ट्रिक बस है, चूंकि एसी पूरी फुल कॉम्पैक्ट एसी है, सीसीटीवी, हर एक चीज को मतलब सेफ्टी पर्पस को भी यहाँ पे पूरी तरीके से ध्यान में रखा गया है ताकि किसी तरीके की कोई दिक्कत आगे भविष्य में ना आए। तो ये पूरी जो बस बनाई गई है, करीब 2080 बस जो है अब दिल्ली की सड़कों पर अगस्त से दौड़ेगी। दिल्ली की उन जगहों पर जहां पर रोड बहुत ज्यादा पतली है, छोटी है और जहां बड़ी बसें नहीं जा सकती है। और खास तौर पर एक बात का और ध्यान दिया गया है कि मेट्रो कनेक्टिविटी जो है वो उसका ध्यान दिया गया। जो रूट है मेट्रो के आसपास वाले रहे, करीब 10 किलोमीटर का जो रूट है वो ये मोहल्ला बस जो है कवर करेगी। आज से इन बसों का ट्रायल शुरू हो गया है। 1 हफ्ते तक इन बसों का ट्रायल रहेगा, जिसमें जो शुल्क है वो भी बहुत मिनिमल चार्जेस रहेंगे। जिसको देना है वो दे सकते हैं, ये चीज भी इसका प्रावधान यहाँ रखा गया है। लेकिन महिलाओं के लिए ये सेवा एकदम फ्री है। आज से इन बसों का ट्रायल शुरू है, लेकिन अब अगस्त आते आते अगस्त से इन जो बसें हैं ये पूरी तरीके से जो है दिल्ली की सड़कों पर दौड़ेगी। कैमरा पर्सन लोकेंद्र पांडे के साथ मनीषा लड्डा, दिल्ली। महाराष्ट्र के डोंबिवली के एक मां के संघर्ष की कहानी, जिसने अपने हौसले से बेटे को पढ़ा लिखाकर सीए बनाया। पति की मृत्यु के बाद उन्होंने सब्जी बेचकर अपने पूरे परिवार की जिम्मेदारी संभाली और बेटे ने भी उनके संघर्ष के साथ निभाते हुए सीए जैसी कठिन परीक्षा भी पास कर ली। प्रतिभा के सूर्य को कठिनाइयों के बादल कितनी भी कोशिश कर लें, सफलता के आसमान में चमकने से नहीं रोक सकते। कुछ ऐसी ही कहानी है महाराष्ट्र के डोंबिवली में रहने वाली नीरा ठोंबरे और उनके बेटे की, जो हालातों से लड़कर जीतने वाले हौसले की मिसाल बन गए और आज उनके बेटे योगेश ने सीए की कठिन परीक्षा पास कर ली।
पति की मौत के बाद नीरा ठोंबरे के ऊपर पूरे परिवार की जिम्मेदारी आ गई। पति के जाने के बाद आर्थिक दिक्कतों से जूझने के बाद भी उन्होंने अपना हौसला नहीं छोड़ा। अब बेटे के लिए मां के साथ पिता की भी जिम्मेदारी उन्हें उठानी थी। ऐसे में उन्होंने सड़क पर सब्जी की दुकान खोलने का फैसला लिया। नीरा ने अपने बेटे की पढ़ाई में रुकावटें नहीं आने दी और बेटे ने भी पूरे जज्बे के साथ पढ़ाई की और आखिरकार सफलता हासिल की। आज मां की आंखों में खुशी के आंसू हैं और उनकी इस कामयाबी पर लोग उन्हें बधाइयां दे रहे हैं। बेटे ने सीए की परीक्षा पास की तो मां को लग रहा है जैसे वो जिंदगी के इम्तिहान में अव्वल आई हूं। मां की मेहनत ने योगेश के लिए इम्तिहान पास करने में प्रेरणा का काम किया। मेनली जब माँ इतना सपोर्ट कर रही है या फिर हर चीज़ माँ मेरे को दे रही है तो मेरे को भी उसको रिवर्ट में कुछ देना चाहिए। फिर बहुत सारे जनों के पास सब कुछ रहता है बट फिर वो सपोर्ट या फिर वो अच्छे से नहीं पढ़ पाते। आसपास के लोग भी नीरा की मेहनत की तारीफ करने से नहीं थक रहे। सभी का कहना है कि नीरा की मेहनत सफल रही। बच्चा देने वाले इसने बहुत मेहनत किया, इसका मेहनत का फल बहुत अच्छा मिला। बहुत इतना आप इन्हें कब से जानती हैं? कैसे जान रहे? जैसा वो बैठता है वैसा मैं जानता है। बहुत मेहनत किया है उसने तो उसका फल अच्छा दिया भगवान। योगेश की सफलता कई लोगों के लिए मिसाल बनेगी, उन्हें प्रेरणा देगी। उम्मीद है कि इनकी मेहनत यूं ही रंग लाती रहेगी और ये और भी सफलताएं हासिल करेंगे। मिथिलेश गुप्ता, डोंबिवली, गुड न्यूज टुडे। और खबरों के साथ ही पड़ाव में हम आपको दिखाते हैं किसी महान व्यक्ति के विचार। डालते हैं नजर आज के विचार पर। रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा है कि फूल चुनकर इकट्ठा करने के लिए मत रुको, आगे बढ़ो। तुम्हारे रास्ते में फूल निरंतर खिलते रहेंगे। उम्मीद करते हैं खबरों के इस लंच टाइम में आपको पेट भर जानकारियां मिली होंगी। और चलिए इस वादे के साथ छोड़ जाते हैं, मुलाकात होगी आप सभी के साथ अब कल लंच टाइम में। आपको परोसेंगे ढेर सारी खबरें। ख्याल रखिए और देखते रहिए GNT। नमस्कार।